दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए। आपका जो प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर और हमारे चैनल पर बनाए रखें। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं एक और नई कहानी। खूबसूरती से आगे अभिनय की वो मिसाल जिसे हिंदी सिनेमा कभी भूल नहीं सकता। हिंदी सिनेमा में खूबसूरत अभिनेत्रियों में बहुत आई, सितारे भी बहुत आए, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पर्दे पर सिर्फ दिखाई नहीं देते बल्कि कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। वहीदा रहमान भी ऐसा ही एक नाम है। उन्होंने न सिर्फ मोहब्बत को पर्दे पर जिया बल्कि दर्द, आत्मसम्मान, खूबसूरती और एक औरत की आज़ादी को अपनी अदाकारी से आवाज़ दी। सवाल ये है कि आखिर एक साधारण सी दिखने वाली लड़की भारतीय सिनेमा की इस महान अभिनेत्री कैसे बन गई। वहीदा रहमान का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में उन कलाकारों में लिया जाता है जिन्होंने अभिनय को केवल ग्लैमर का माध्यम नहीं बनने दिया बल्कि उसे एक कला का दर्जा दिया। 5 दशक से अधिक लंबे कैरियर में उन्होंने 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और अलग अलग तरह के किरदार निभाकर ये साबित किया कि एक अभिनेत्री की असली पहचान उसका काम है बल्कि उसका अभिनय होता है। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को चेंगलपट्टू तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। बचपन से ही उन्हें नृत्य में रुचि थी। उन्होंने भारतनाट्यम सीखा और उस दौर में एक मुस्लिम परिवार की लड़की का मंच पर नृत्य करना कई लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन उनके पिता ने कला का समर्थन किया और वही संस्कार आगे चलकर वहीदा रहमान की पहचान बन गया। बहुत कम उम्र में उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपना सफ़र शुरू किया। साल 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुलू मयूरी से उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था। इसके बाद उनकी प्रतिभा की चर्चा होने लगी और उन्हें यही चर्चा मुंबई तक खींच लाई। वहीदा रहमान के कैरियर का सबसे बड़ा मोड़ निर्माता निर्देशक गुरुदत्त से मुलाकात था। गुरुदत्त ने उन्हें साल 1956 की फिल्म सीआईडी में मौका दिया। फिल्म का निर्देशन राज खोसला ने किया था और गुरुदत्त इसके निर्माता थे। इस फिल्म में वहीदा ने कामनी का किरदार निभाया। उनका अंदाज और स्क्रीन प्रेजेंस दर्शकों को तुरंत आकर्षित कर गया। यहीं से हिंदी सिनेमा को एक ऐसी अभिनेत्री मिली जिसकी आंखें भी अभिनय करती थीं। वहीदा से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती दौर में उनसे कहा गया कि फिल्मी दुनिया के हिसाब से उनका नाम बदला जाना चाहिए। उस समय कई अभिनेत्रियां स्क्रीन के लिए अलग अलग नाम रखती थी, लेकिन वहीदा ने अपना नाम बदलने से इनकार कर दिया और अपने नाम के साथ ही आगे बढ़ी। यही आत्मविश्वास बाद में उनके व्यक्तित्व की पहचान बन गया। साल 1957 में आई गुरुदत्त की फिल्म प्यासा ने वहीदा रहमान को एक अलग मुकाम दे दिया। इस फिल्म में उन्होंने गुलाबो का किरदार निभाया। गुलाबो समाज के हाशिए पर खड़ी एक ऐसी महिला थी कि जिसके भीतर इंसानियत और संवेदना बाकी दुनिया से कहीं ज़्यादा थी। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी ने पर्दे पर ऐसा जादू पैदा किया जिसे आज भी हिंदी सिनेमा के महान साझेदारियों में गिना जाता है। UCLA के सिनेमा अध्ययन शोध के अनुसार गुरुदत्त ने सीआईडी के जरिए वहीदा रहमान को हिंदी सिनेमा में स्थापित किया और उनके साथ काम ने उनके स्टारडम को आगे बढ़ाया। वहीदा रहमान में बाद में प्यासा को गुरुदत्त के साथ अपनी पसंदीदा फिल्मों में बताया और गुलाबों के किरदार को विशेष रूप से याद किया। इसके बाद आई कागज़ के फूल, जो आज भारतीय सिनेमा की महान फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म उस समय व्यावसायिक रूप से अपेक्षित सफलता तो हासिल नहीं कर पाई, लेकिन वर्षों बाद इसकी कलात्मकता और सिनेमाई भाषा को बेहद सम्मान मिला। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की नज़दीकी को लेकर फिल्मी दुनिया में लंबे समय तक तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं। इस विषय में कई किस्से और रिपोर्टें सामने आईं, लेकिन इन चर्चाओं से अलग एक बात निभरी बात थी कि दोनों की रचनात्मक साझेदारी ने हिंदी सिनेमा को कुछ बेहद यादगार फिल्में दी। 14वीं का चांद और साहिब बीवी गुलाम में भी उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आई। साल 1965 में आई गाइड वहीदा रहमान के कैरियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में एक बनी। रोज़ी का किरदार उस दौर के लिए बेहद साहसी था। एक ऐसी महिला जो अपने जीवन के फैसले खुद लेना चाहती है, अपने पति के बंधनों से निकलती है और नृत्य को अपना रास्ता बनाती है। वहीदा ने इस किरदार में सिर्फ अभिनय ही नहीं किया बल्कि एक ऐसी महिला की बेचैनी और आत्मनिर्भरता को पर्दे पर उतारा जो अपने व्यक्तित्व के लिए लड़ती है। गाइड में उनकी अदाकारी के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। बाद में नीलकमल के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला। गाइड ने यह साबित किया कि वहीदा रहमान सिर्फ पारंपरिक गायिका की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री नहीं थी,
वो ऐसे किरदार चुन सकती थी जिसमें जटिल संभावनाएं और मजबूत व्यक्ति। वहीदा रहमान का कैरियर केवल गुरुदत्त की फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने 20 साल बाद कोहरा, तीसरी कसम, नील कमल, खामोशी, राम और श्याम, पत्थर के सनम, मुझे जीने दो जैसी कई फिल्मों में काम किया। तीसरी कसम में उनका किरदार बिल्कुल अलग था। वहीं खामोशी जैसी फिल्मों में उन्होंने भावनात्मक रूप से बेहद कठिन भूमिका निभाई। यही उनकी खासियत थी कि वो हर फिल्म में वहीदा रहमान नहीं दिखती बल्कि उस किरदार में बदल जाती थी। उनकी खूबसूरती से ज़्यादा उनकी सादगी मशहूर हुई। वहीदा रहमान की खूबसूरती की चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन उनका व्यक्तित्व सिर्फ सुंदरता तक सीमित नहीं था। वो अपनी शर्तों पर काम करने के लिए जानी जाती थी। शुरुआती दौर से ही उन्होंने अपने नाम और अपने पहनावे को लेकर अपनी पसंद स्पष्ट रखी। उस समय की फिल्म इंडस्ट्री में युवा अभिनेत्री के लिए आसान बात नहीं थी और यही कारण है कि उनका पर्दे पर चमक निर्भर रहा। साल 1974 में वहीदा रहमान ने अभिनेता शशि रेखी, जिन्हें फिल्म जगत में कमलजीत के नाम से जाना जाता था, विवाह कर लिया। उनके 2 बच्चे हैं। उनके पति का निधन वर्ष 2000 में हुआ। इसके बाद वहीदा रहमान ने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन समय के साथ उन्होंने फिर चुनिंदा भूमिकाओं में वापसी भी की। बाद के वर्षों में ओम, जय जगदीश, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 जैसी फिल्मों में नजर आईं। उनकी मौजूदगी छोटी हो सकती थी, लेकिन पर्दे पर उनका असर आज भी पड़ा रहा। वहीदा रहमान के बारे में एक बेहद दिलचस्प बात यह भी बताई जाती है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्होंने अपने सफ़ेद बालों को छिपाने की बजाय उसे स्वीकार किया। उनकी सोच ये थी कि उम्र ज़िंदगी का हिस्सा है और उसे छिपाने की ज़रूरत नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में जहां उम्र को लेकर अभिनेत्रियों पर हमेशा दबाव रहा, वहीं वहीदा रहमान का यह रवैया अपने आप में एक अलग संदेश देता है। सम्मान जो उनके कद को साबित करता है। वहीदा रहमान को साल 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान को देखते हुए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इन पुरस्कारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कई पीढ़ियों के कलाकार और दर्शक आज भी उनकी फिल्मों को और उनके अभिनय की पाठशाला को मानते हैं। वहीदा रहमान की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वहीदा रहमान ने कभी सिर्फ स्टार बनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अभिनेत्री बनने की कोशिश की। उन्होंने पर्दे पर रोने वाली महिला भी निभाई, प्यार करने वाली महिला भी, संघर्ष करने वाली महिला भी और फैसले खुद लेने वाली महिला का भी किरदार निभाया। उनकी आंखों में अभिनय था, उनकी आवाज़ में ठहराव था, उनके चेहरे पर भावनाओं की ऐसी भाषा थी कि जिसे समझने के लिए संवाद की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसीलिए वहीदा रहमान का नाम सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की एक संस्था के रूप में लिया। फिल्में बदलती रहती हैं, सितारे आते जाते रहते हैं, पर्दे का रंग बदलता रहता है, लेकिन वहीदा रहमान की अदाकारी का रंग कभी फीका नहीं पड़ा। उन्होंने हमें बताया कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, किरदारों को सच्चाई से जीने में होती है। शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी आज हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों का नाम लिया जाता है तो वहीदा रहमान का नाम बड़े सम्मान के साथ सबसे आगे लिया जाता है, क्योंकि कुछ कलाकार फिल्में नहीं बनाते, वे इतिहास भी बनाते हैं।